एक और सवाल हम देखते हैं, दैट वाज फ्रॉम ऑटम 12। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक चीज आई कैप में अपनी आपने जो हैबिट डेवलप करनी है, आप कोई भी पेपर आई कैप में कर रहे हो, वन थिंग मस्ट बी योर हैबिट, कि आपने हमेशा रिक्वायरमेंट जो है वो आपने 3 दफा पढ़नी है। और सवाल भी जो है आपने मेक श्योर करना है कि आप उसको 3 टाइम्स रीड कर रहे हैं, ताकि आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। रिक्वायरमेंट है कि जी हमने डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द अमाउंट्स रिसीव बाय मार्गरेट फॉर कंडक्टिंग द वर्कशॉप सेशंस ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 20x8। टैक्स ईयर 20x8 है, इट मींस स्टार्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 20x7 एंड एंडेड ऑन 30th जून 20x8। इस टैक्स ईयर में, इस पीरियड में से कुछ अमाउंट्स मिल रही हैं, हमने उसकी अमाउंट्स के ऊपर बताना है कौन सा टैक्सेबल है, कौन सा टैक्सेबल नहीं है। एक मार्गरेट है, एक जर्मन नेशनल है, वाज एम्प्लॉयड एज अ टेक्निकल मैनेजर ऑफ एफ केमिकल्स लिमिटेड रेजिडेंट कंपनी। मार्गरेट बाजी जो जर्मन नेशनल है, वो एफ केमिकल्स लिमिटेड की एज अ टेक्निकल मैनेजर के तौर पर काम करने के लिए आई है ऑन 1 अक्टूबर 2016, इस डेट के ऊपर, फॉर अ टर्म ऑफ 2 इयर्स, 2 सालों के लिए। इतनी लाइन पढ़ने के बाद एक चीज तो मुझे मेक श्योर हो गई है कि ये जो मार्गरेट बाजी हैं, इनका जो हम स्टेटस लेके चलने लगे हैं, वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट का लेने चल रहे हैं। क्यों? बिकॉज ये पाकिस्तान में आई है और पाकिस्तान में सिर्फ ये जॉब कर रही है, और इसका स्टे जो है वो पाकिस्तान में 3 साल से कम है, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कंसिडर करेंगे कि ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है। अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसकी जो जॉब के टर्म्स हैं, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स हैं, उसके तहत शी वॉज अलाउड टू डिलीवर लेक्चर्स एट वेरियस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उसको कहा कि आप वेरियस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में लेक्चर्स वगैरह दे सकती हैं। During tax year 2008, she conducted 3 workshop sessions, the details of which are as follow। इसकी डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं। वर्कशॉप सेशन इन लाहौर, जो लाहौर में था, वो क्या था? A fee of rupees 15,000 USD in equivalent PKR was received from a local event manager. The fee was credited to her bank account maintained in Karachi। उसने लाहौर में सेशन किया, उसकी उसको 15,000 USD फी मिली, जो उसको कराची में ही रिसीव हो गई। इट मीन्स ये जो इसकी इनकम है, ये पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है, ये इसने पाकिस्तान में से कमाई है। उसके बाद इसने वर्कशॉप सेशन किया म्यूनिख, जर्मनी का कैपिटल है। फ्यू उसकी फी उसको मिली $25,000, वॉज रिसीव इन जर्मनी, जिसको जर्मनी में ही मिली थी, इन हर म्यूनिख बैंक अकाउंट। ये इसकी फॉरेन सोर्स इनकम है, और ये इसने फॉरेन कंट्री में ही रिसीव की है, ये पाकिस्तान नहीं लेके आई। उसके बाद इसने एक सेशन किया दुबई में, उसके इसको फी मिली थी $20,000, विच वॉज रेमिटेड टू हर बैंक अकाउंट इन कराची। ये वाली भी इसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन ये इनकम इसने कहाँ पर रिसीव कर ली है? ये इनकम इसने पाकिस्तान में रिसीव कर ली है। अब जो हमने क्राइटेरिया पढ़ा था, उसके मुताबिक जो इसकी पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम है, ये तो टैक्सेबल होगी, इसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये फॉरेन सोर्स इनकम थी, चूंकि ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंसी इसने पाकिस्तान में रिसीव नहीं की, ये इनकम इसकी क्या कंसिडर हो जाएगी? एग्जेम्प्ट कंसिडर हो जाएगी। और ये इसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान में रिसीव हो गई है, तो ये इसकी इनकम क्या कंसिडर होगी? टैक्सेबल कंसिडर होगी। मतलब इसको इस अमाउंट के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, बिकॉज इसने वॉलेशन की है, जो हमें ये कहता था कि आपने फॉरेन इनकम यहाँ पर रिसीव नहीं करनी, आपने रिसीव कर ली है, जितनी इनकम आपने रिसीव की होगी उसके ऊपर आप टैक्स पे करेंगे। तो 6 मार्क्स का सवाल है। इट मीन्स 2 मार्क्स होंगे इस एडजस्टमेंट्स के, 2 मार्क्स होंगे इस एडजस्टमेंट के, 2 मार्क्स होंगे इस एडजस्टमेंट के एक्सप्लेन करने के लिए। तो दैट वाज द क्वेश्चन मिस मार्गरेट वाला। एक और सवाल देखते हैं, 7 नंबर का सवाल है। इन द व्यू ऑफ प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर, determine the residential status of the following person for tax year 20x3। हमने इन लोगों का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो डिटरमिन करना है। मिस्टर आर proceeded to Saudi Arabia on 24 December 2002
to assume responsibilities on his new job. He visited Karachi from 20 June to 24 June for presenting a paper in a seminar, but due to unavoidable circumstances the seminar was cancelled. ये उसने हमें पूरी कहानी बताई है। अब टैक्स ईयर 20x3 है। व्हाट डज इट मीन कि ये टैक्स ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? ये टैक्स ईयर 1 जुलाई 2002 को स्टार्ट हुआ होगा, 12 को सॉरी, और खत्म हो रहा होगा जाके 30 जून 2003 को। ये टैक्स ईयर जिसके बारे में हमने तमाम चीजें बतानी है। अब ये मिस्टर भाई साहब जो हैं ये 24 दिसंबर को पाकिस्तान से छोड़ के जा रहे हैं। इसका मतलब वो स्टार्ट से लेकर 24 दिसंबर तक पाकिस्तान में स्टे कर रहा था। तो हम इसके डेज काउंट कर लेते हैं। हम यहाँ पे, वो जुलाई के महीने पाकिस्तान में था, वो अगस्त के महीने पाकिस्तान में था, सितंबर में पाकिस्तान में था, अक्टूबर में पाकिस्तान में था, नवंबर में पाकिस्तान था और दिसंबर के पाकिस्तान में था। अब जुलाई के उसके डेज बन रहे थे 31, अगस्त के उसके डेज बन रहे थे 31, सितंबर के उसके जो डेज थे वो बन रहे थे 30, जो अक्टूबर हैं उसके डेज बन रहे थे 31, नवंबर में होते हैं 30 दिन, तो 30 इसके यहाँ बन गए। अब वो 24 तारीख को गया है पाकिस्तान से, तो डे ऑफ डिपार्चर भी हमारा काउंट होता है। तो दिसंबर के हम डेज काउंट कर लेंगे 24। इसके बाद वो जून में, इसी साल की आखिरी महीने की जून में आया 20 तारीख को और 24 तारीख को चला गया। तो अगर हम जून की बात करें तो 20 तारीख को आया, 20, 21, 22, 23, 24, ये जो 5 दिन है जून के वो भी हमारे काउंट हो जाएंगे। तो इसका टैक्स ईयर 20x3 में जो स्टे बन रहा है वो इतने डेज का बन रहा है। इसको सम करें और देखते हैं कि 183 डेज बनते हैं या नहीं बनते। अगर 183 डेज बन गए तो ही विल बी रेजिडेंट, अगर 183 डेज ना बने तो ये रेजिडेंट बंदा नहीं होगा। तो इसको काउंट करते हैं कितने दिन बन रहे हैं इसके, 182। इट मीन्स के लेस देन 183 डेज का स्टे हम क्या कह देंगे कि ये भाई साहब जो है, ये भाई साहब हमारा नॉन रेजिडेंट है, हम इनको नॉन रेजिडेंट कंसीडर कर रहे होंगे। उसके बाद है जी एक मिस्टर के है, एन ऑफिसर वर्किंग एट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंस लास्ट 3 years. He was posted in the Pakistan missions in Geneva from this to this date. When चूंकि ये हमारा सरकारी नौकर है, तो सरकारी नौकर जो होते हैं वो हमारे हमेशा रेजिडेंट कंसीडर होते हैं, तो ये हमारा रेजिडेंट ही रहेगा। उसके बाद है जी AK Associates is a partnership firm and provide consultancy services in Pakistan as well as in UK. The management and control of its affairs is situated partly in UK, partly in Pakistan. तो AOP है, पार्टली इसका यहाँ पे स्टे है, पार्टली इसका वहाँ पे मैनेजमेंट बैठी हुई है, तो ये भी रेजिडेंट कंसीडर होगी। उसके बाद है जी मिस्टर एस, एक नाइजीरियन फुटबॉल कोच है, पाकिस्तान में आया फर्स्ट टाइम 28 फेब को और पाकिस्तान छोड़ गया 31 अगस्त को। और हमने तो इस ईयर में बताना है ना, काउंट करना है, तो 28 फेब से लेके हमने काउंट करना है 30 जून तक। इट मींस उसके जो डेज हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, गालिबन 123 के करीब इसके दिन बन रहे होंगे, विच आर लेस देन 183 डेज। तो ये भाई साहब जो होंगे नाइजीरियन फुटबॉल कोच, ये भी क्या हमारे कंसीडर होंगे, ये भी हमारे नॉन रेजिडेंट कंसीडर हो रहे हैं। जो 7 नंबर का सवाल है, नाउ इट्स अप टू यू, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट टू सिक्योर दीस 7 मार्क्स। आराम से आप मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद 14 का क्वेश्चन है जी 3 नंबर का, फॉरेन सोर्स सैलरी के जो रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो आपने लिखनी है। तो ये हमने पढ़ लिया हुआ, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर सितंबर 17 का सवाल आया हुआ है, 2 सवाल सितंबर 17 में आए थे इस चैप्टर में से। इट मीन्स 4, 2, 6 और 4, 10 नंबर का सवाल सितंबर 17 में इसी एरिया में से आया था। पहला पढ़ते हैं जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर टैक्स ईयर 20x7 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। हमने टैक्स ईयर 20x7 में क्या करना है, इनका स्टेटस डिटरमिन करना है। टैक्स ईयर 20x7 का मतलब क्या है कि स्टार्ट हुआ होगा 1 जुलाई 20x6 को, खत्म हुआ होगा जाके आपका 30 जून 2000x7 में। हमने इसके लिए क्या करना है, तमाम कैलकुलेशन वगैरह बतानी है। On 21 September 2016, Asif proceeded to Dubai to join his new job.
दुबई चला गया नई नौकरी के लिए। ड्यू टू सर्टेन प्रोफेशनल इश्यूज विद हिज एम्प्लॉयर इन दुबई ही रिजाइंड ऑन 1 मई 2007 एंड केम बैक टू पाकिस्तान, उस दिन पाकिस्तान वापस आ गया। 16 को he got a new job in Pakistan which he continued till 30 जून 2017। उसने यहाँ तक अपनी जॉब कंटिन्यू रखी। अब ये बंदा ड्यूरिंग ईयर छोड़ के जा रहा है, तो इस ईयर में ये कितना इसने स्टे किया होगा? जुलाई के महीने में यहाँ पे रहा होगा, अगस्त के महीने पे यहाँ पे रहा होगा, और सितंबर के महीने में, वो सितंबर में जा रहा है। तो जुलाई के 31 डेज, अगस्त के 31 डेज, सितंबर में कब छोड़ के जा रहा है? 21। तो 21 दिन हमारे सितंबर के आ जाएंगे, बिकॉज डे ऑफ डिपार्चर जो है वो हमारा कैलकुलेशन में काउंट होता है। उसके बाद ये वापस आ गया पाकिस्तान यकम मई को। तो मई के भी हम यहाँ पे डेज काउंट कर लेंगे कितने बनते हैं, बिकॉज यकम मई को पाकिस्तान आ गया, तो मई के हमारे 31 डेज बन जाएंगे यहाँ पे। और जून ईयर एंड पे भी हमारे पास यहाँ मौजूद था, तो हमने ईयर एंड तक के डेज काउंट कर लेने। कितने बन रहे हैं इसके? 144 डेज बन रहे हैं इसके टोटल डेज, विच आर लेस देन 183 डेज। तो ये जो आसिफ साहब हैं वो इस टैक्स ईयर के लिए क्या कंसिडर होंगे? वो इस टैक्स ईयर के लिए नॉन रेजिडेंट कंसिडर हो रही होंगे। क्या रहेंगे? नॉन रेजिडेंट रहेंगे। उसके बाद समी एसोसिएट्स हैं, एक एओपी है जो पाकिस्तान जो प्रोवाइड्स कर रही है अकाउंटिंग सर्विसेज दुबई में। ऑन 2 जनवरी entire control and management shifted from Karachi to Dubai. It means कि फ्रॉम जुलाई टिल जनवरी वो पाकिस्तान में थी, जनवरी में शिफ्ट हुई है ना, तो 6 महीने तो इसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी। सो दैट्स वाई ये वाली एओपी जो है ये भी क्या कंसिडर होगी? ये हमारी रेजिडेंट कंसिडर हो रही होगी। तो 4 नंबर है, मेरे ख्याल से इससे आसान चीजें पेपर में नहीं हो सकती। इस एरिया में से अगर आप मार्क्स लूज करेंगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ आदमी दुनिया में कोई नहीं होगा। अगला सवाल करते हैं कि एक्सप्लेन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन इनकम फॉर द टैक्स ईयर 20x7। इसी टैक्स ईयर की हमने फॉरेन सोर्स इनकम है उनका ट्रीटमेंट बताना है अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। इन इंडिपेंडेंट सिचुएशंस में जोसेफ अ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट कोच इज वर्किंग इन पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्ट सिंस 2006। वो पाकिस्तान में काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट है उसका ये। ड्यूरिंग टैक्स ईयर 20x7 ही अर्नड income in South Africa and brought 25% of income to Pakistan। वो अपनी इनकम पाकिस्तान लेके आया। हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में है, जाहिर बात है कोच है तो कोच का कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा नहीं होता। ये जो कोच होगा ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट में ट्रेड हो रहा होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म रेजिडेंट में जॉब तो यहाँ पे कर रहा है, उसको कोई अपनी फॉरेन इनकम पाकिस्तान में नहीं लेके आनी थी। ही ब्रिंग हिज इनकम, जितनी वो इनकम पाकिस्तान में लेके आया होगा वो 25% इनकम जो होगी वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी, उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब ये बंदा जितनी इनकम इसने पाकिस्तान में अपनी फॉरेन इनकम रिसीव की होगी उस अमाउंट के ऊपर क्या करेगा? ये टैक्स पे करेगा। उसके बाद 15 जनवरी 2016 को फरहान रिटर्न टू पाकिस्तान फ्रॉम लंदन आफ्टर 10 years। He has been living in Pakistan since then. During tax year 20x7 he received 5,000 pound as return from his investment in London। अब इतनी कहानी पढ़ के एक चीज तो मुझे मेक श्योर हो गई है, वो क्या है कि ये कहानी जो है ये हमारे रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट की है। अब ये बंदा हमारे पास 15 जनवरी को पाकिस्तान आ रहा है, तो जनवरी के ये हमारे पास रहा होगा, 15 को आया, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 17 डेज इसके बनेंगे जनवरी के। फेब में इसका स्टे बनेगा 28 डेज का। मार्च में इसका स्टे बनेगा 31 डेज का। अप्रैल में स्टे बनेगा 30 डेज का। जून में इसका मई में इसका स्टे बनेगा 31 डेज का, और जून में बनेगा इसका स्टे 30 डेज का। इस ईयर में मतलब टैक्स ईयर 20x7 में जिसमें पाकिस्तान आ गया है, इससे कितने डेज बन रहे हैं? 167। इसका मतलब ये रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट तो है, ये रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट तो है, लेकिन टैक्स ईयर 2017 में ये बंदा नॉन रेजिडेंट है, अभी ये रेजिडेंट नहीं हुआ। और अगर ये नॉन रेजिडेंट है, अगर ये बीइंग एन नॉन रेजिडेंट यहाँ पे कोई फॉरेन इनकम रिसीव करता है,
तो ये इनकम क्या होगी, इसकी एग्जेम्प्ट होगी, इसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। अगर ये इनकम इसको बाद में मिली होती, फॉर एग्जांपल ये 2008 में इसको इनकम मिली होती और 2008 में अगर ये रेजिडेंट हो जाता तो तब भी ये इनकम एग्जाम्प्ट होनी थी। इवन 2009 में उससे अगले साल भी इसकी ये इनकम जो होनी थी वो एग्जाम्प्ट होनी थी। क्यों? बिकॉज ये जो बंदा था ये हमारा रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट था। रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट जिस साल रेजिडेंट होता है वो वाला साल और उससे अगले एक साल अगर कोई उसे इनकम मिल जाएगी तो वो एग्जाम्प्ट होगी, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे इसकी इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो 2017 में तो वो रेजिडेंट ही नहीं है, अब चूंकि वो रेजिडेंट है ही नहीं तो अपनी फॉरेन इनकम पे कोई किसी किस्म का वो टैक्स पे नहीं करेगा। तो ये 10 नंबर का एरिया, 10 मार्क्स इन ऑटम 17 फ्रॉम दिस चैप्टर। और आसान चैप्टर है, आई डोंट कंसिडर कि इसमें इतनी ऐसा टेक्निकलिटी, इतनी कोई मुश्किल चीज है कि आप इसमें से 10 नंबर से प्योर नहीं कर सकते। एफर्ट्स अगर की हो, अगर आपने थोड़ी तैयारी की हो तो 10 में से 10 नंबर से क्योर हो सकते हैं। अगर मैं आपको आपकी अंग्रेजी का सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग का मार्जिन भी दे दूं, ऑल्दो कि सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के एज सच मार्क्स नहीं घटते, अंग्रेजी के इतने मार्क्स नहीं घट रहे होते, स्टिल इन 10 में से 8 नंबर तो सिक्योर करना वाजिब है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर बोरिया बिस्तरा गोल करके आपको फिर सीए छोड़ के बीए करना चाहिए, बिकॉज इससे आसान चैप्टर, इससे आसान सवाल तो टेक्स्ट में कोई है ही नहीं।